हेलो कमांडोज, वेलकम टू दी बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, आप सब लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, यस, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस नीट 2022 में फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्लियर। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि इस चैप्टर का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। आपके मार्क्स जो आप स्कोर करने वाले हैं, यस, जो आपकी टोटल स्कोरिंग्स है, उसमें ये चैप्टर एक बहुत ही पिवोटल रोल प्ले करने वाला है। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए एवरेज अलग अलग पैटर्न से जो क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं, एनटीए एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट और बूस्टर को ध्यान में रखते हुए किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, उस बात को मैं आपके सामने हाईलाइट करूंगा। क्वेश्चंस में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो आंसर्स के अलावा जो बाकी ऑप्शंस हैं वो आंसर क्यों नहीं है या क्यों हो सकते थे। अगर क्वेश्चन में अगर बात को घुमा दिया जाए, थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस कर दिया जाए, तो आंसर दूसरे ऑप्शंस भी हो सकते हैं। इस तरह से कुछ क्लास ध्यान रखिएगा कमांडोज। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन में छुपे हुए कुछ और रिलेटेड क्वेश्चंस भी कवर करूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स एक्सपीरियंस द मोस्ट एक्सटेम्पलर एक्सप्लेनेशन। ध्यान दीजिए सबसे पहले स्क्रीन पे कमांडो सब लोग, जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये एक बहुत ही फंडामेंटल वाइटल क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, जिसमें आपके सामने ये बात रखी गई है कि जो गिवन 4 हार्मोन्स के नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, द हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब ये एक बायोलॉजिकल घटना है जो आप सभी जानते हैं, जिसका संबंध एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव इवेंट से है, जिससे कि एक बच्चे को द फिजिकल एक्ट ऑफ डिलीवरिंग द बेबी, जिसे हम पार्चुरेशन कहते हैं, वो एक न्यूरो हार्मोनल मैकेनिज्म है। आई रिपीट, इट्स अ न्यूरो हार्मोनल मैकेनिज्म है। करेक्ट। और अब ध्यान देने वाली बात है, तो दिए हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उन चारों में से कौन इसके लिए जिम्मेदार है, दैट्स द क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली डी इसका आंसर है। ओके कमांडोज, ये तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है कि बाकी जो हार्मोन्स लिखे हुए हैं उनके भी तो कुछ कॉरस्पॉन्डिंग रोल्स होते हैं, सिग्निफिकेंस है, महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं योगदान है शरीर में, राइट। तो अब क्वेश्चन मैच द कॉलम पैटर्न से भी बन सकता था, या फिर कमांडोज गौर करिए कि सपोज मैं आपके सामने LH, कौन सा हार्मोन लेता हूं, LH। क्वेश्चन का एक दूसरा पहलू हम रखेंगे आपके सामने। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या रहेगी कि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ LH इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, एक सिंपल सा मैंने क्वेश्चन आपको रखा, या रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म फ्रॉम फीमेल बॉडी में LH का क्या कॉरस्पॉन्डिंग रोल्स हैं। क्लियर। और मान के चलिए मैं आपको पहले ही एक आंसर दे देता हूं, ऑल द अबव, यानी 3 ऐसे ऑप्शंस जिसमें LH के कुछ रिस्पेक्टिव रोल्स लिखे होंगे, जिससे आपको तय करना है कि क्या वो सही है कि नहीं। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कमांडोज। मेरी बात आ रही है समझ में? तो सबसे पहले तो जो है LH अपने हाई लेवल के थ्रू एक हार्मोनल इफेक्ट लाता है। एनसीईआरटी में साफ डेफिनेशन में LH सर्ज लिखा हुआ है। करेक्ट। एट अराउंड मिड डे 14th डे, अगर मैं 28 दिन के साइकिल को मान के चलूं तो मिड डे 14th डे के आसपास LH सर्ज के कारण वो एक ओवुलेटरी हार्मोन का रोल प्ले करता है। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट सही है, ए। ऐसे आप सोचिए कमांडोज। इसके अलावा अगला काम क्या है? ओवुलेशन तो हो गया, रिस्पेक्टिव फीमेल गैमेट सेकेंडरी oocyte कंडीशन में रिलीज हो चुका है। यह उसका काम था LH का, जो उसने बखूबी निभाया। अगला काम क्या है? रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस हेमोरैगिकम जो हम कहते हैं, यस कमांडोज, उसको वो रूपांतरित करता है। LH देन कन्वर्ट द रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देना, ये उसका रोल है। और इसको वो बखूबी निभाते हुए उसको बना देता है कॉर्पस ल्यूशियम। ये उसका नेक्स्ट रोल होता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड देन अगला क्वेश्चन या अगला स्टेटमेंट जो होगा सी ऑप्शन में, कि फिर वो
जो है रिस्पेक्टिव कॉर्पस लूशियम, यस कमांडोज, रिस्पेक्टिव कॉर्पस लूशियम को स्टिमुलेट करता है टू सिंथेसाइज हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ये बात भी सही है। तो रिस्पेक्टिव, इसलिए इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा, उसमें रिस्पेक्टिव ये हार्मोन्स है, ऑक्सीटोसिन फिलहाल दिए हुए क्वेश्चन का जवाब है, लेकिन दूसरे ऑप्शंस में मैंने एलएच को पिक करके भी आपके सामने क्वेश्चन बनाया। अब ऑप्शंस यही रहने दीजिए आप। लेट्स मेक एन अनदर क्वेश्चन कमांडोज कि इनमें से कौन सा हार्मोन फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार है? डेफिनेटली द फीमेल सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन। तब आंसर हो जाएगा ईस्ट्रोजन। यस कमांडोज, क्वेश्चन चेंज, आंसर चेंज, ऑप्शंस वही बने हुए हैं। देन एफएसएच आपके सामने है कि इन गिवन हार्मोन्स में से कौन गोनाडोट्रोफिन है? विच इज द हार्मोन एक्टिंग एज गोनाडोट्रोफिन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिकुलर डेवलपमेंट? एक ऐसा गोनाडोट्रोफिन, क्योंकि कमांडोज एलएच भी गोनाडोट्रोफिन है, उसका भी इफेक्ट होना, लेकिन साथ में जोड़ दिया है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। ठीक है कमांडोज, तो आंसर हो जाएगा एफएसएच। आंसर क्या हो जाएगा? एफएसएच, क्योंकि उसका नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो रिस्पेक्टिव ओवेरियन फॉलिकल अपने बिल्कुल अर्ली प्राइमरी फॉर्म में थे, उनको स्टिमुलेट करना बारी बारी से हर महीने एक रिस्पेक्टिव फेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जिससे कि वो मैच्योर होकर ग्रेफियन फॉलिकल बन सके। ओके कमांडोज, तो इस तरह से जो है क्वेश्चंस बनेंगे। तो मैंने पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत की है और फिलहाल दिए गए क्वेश्चन का आंसर डी है, ऑक्सीटोसिन। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन इंक्रीजेस ग्रेजुअली? देखिए कमांडोज, अभी थोड़ी देर पहले मैं इसी की बात कर रहा था कि रिस्पेक्टिव गोनाडोट्रोफिन एफएसएच एलएच जो है वो पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिस्पेक्टिवली आप 4 फेसेस में पढ़ सकते हैं या 2 हेड्स में हम पढ़ते हैं हमारे रेगुलर क्लासेस में। यस कमांडोज, लेकिन अब गौर करने वाली बात है कि उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के 2 एस्पेक्ट्स हैं, 2 पहलू हैं। यस, एक स्त्री शरीर में, फीमेल बॉडी में जो मासिक धर्म, एक रिप्रोडक्टिव साइकिल जो पूरे रिप्रोडक्टिव पीरियड प्यूबर्टी से लेकर मिनार्की से लेकर मेनोपॉज के बीच के समय में एग्जिबिटेड इंटरमिटेंट, बारी बारी से 28-29 दिन के इंटरमिटेंट समय काल में, टाइम पीरियड में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसको उसके 2 पहलू हैं, ओवेरियन साइकिल एंड यूट्रन साइकिल। ऐसे करके भी हम समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली सब लोग ध्यान से देखिए, सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन इंक्रीजेस ग्रेजुअली, धीरे 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 बढ़ता है। और वो किस फेस में? क्योंकि कमांडोज आप जानते हो, अभी अभी मैंने कहा था कि फॉलिकल्स का डेवलप होकर मैच्योर होना पहला उद्देश्य है, एम है। तो डेफिनेटली वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस फेस में देखने को मिलेगा? आंसर होगा फॉलिकुलर फेस। यस कमांडोज, बी इज द आंसर। ओके, अब हर फेस, अब फिर बात आती है कि बाकी फेसेस की भी अपने अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ इवेंट्स हैं। अब सिक्रीटरी फेस, नाम से समझ में आ रहा है कि सिक्रीशन, किसी खास चीज को तैयार करना, और उसके लिए ग्लैंड्स, और उन ग्लैंड्स का प्रॉपरली काम करने के लिए ब्लड सप्लाई। तो सिक्रीटरी फेस मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो फेस होता है जब एंडोमेट्रियम अपने पूरी थिकनेस के साथ, अपने सिक्रीटरी नेचर के साथ, सो कॉल्ड, अगर रिलीज्ड ओवम फर्टिलाइज हुआ, आई रिपीट माई स्टेटमेंट कमांडोज, गौर करिएगा, जो रिस्पेक्टिव फीमेल गैमेट मिड डे के आसपास रिलीज हुआ था ओवुलेटरी फेस में, इफ इट हैज बीन फर्टिलाइज्ड, तो सो कॉल्ड एम्ब्रियो डेवलप होगा, और वो एम्ब्रियो एक पर्टिकुलर 6-7 डे पर यूट्रस में पहुंचेगा। तो देयर शुड बी यूट्रस का एंडोमेट्रियम लेयर, इट शुड प्रिपेयर इटसेल्फ, वो तैयार रहना चाहिए। यस कमांडोज, टू वेलकम किसको? इम्प्लांटेस्ट करने के लिए, दैट इज द कमिंग एम्ब्रियो। तो ये कौन करेगा? और इसके लिए जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम लेयर है, वो सिक्रीटरी फेस में अपने आप को वेल टू डू तैयार करता है अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इस काम को बखूबी अंजाम देता है, प्रिपेयरिंग द एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ अ फीमेल बॉडी। एक स्त्री शरीर के गर्भाशय का सबसे अंदरूनी परत एंडोमेट्रियम को, यस कमांडोज, तैयार कर देता है। क्लियर? तो इस तरह से हर फेस के अपने अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगला जो आप देख रहे हैं, लूशियल।
यस कमांडो, सिक्रीटरी फेस तो यूट्रस के अंदर, उसके रेफरेंस में हम बोल रहे हैं, लेकिन उसी दौरान ओवरी के अंदर लूशियल फेस चल रहा होता है, और उस नाम से ही, इस फेस के नाम से समझ में आ रहा है कि उस समय एक टेम्पररी एंडोक्रीन स्ट्रक्चर ओवरी के अंदर डोमिनेंट रहता है एलएच के असर से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के असर से। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉर्पस लूशियम, और वो कॉर्पस लूशियम रिस्पेक्टिवली हाई लेवल प्रोजेस्टेरॉन विद लिटिल एस्ट्रोजन बनाता है। यस कमांडोज, एनसीईआरटी का जो आप देख सकते हैं रिस्पेक्टिव पेज नंबर पे जो पूरा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, उसको रिकॉल करिए कमांडोज। जो मेरी बात अभी अभी मैंने रखी है वो आपके सामने यहां पर है। ओके कमांडोज, तो इस तरह से हर फेसेस के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन, तो ये एक क्वेश्चन नहीं है, हर फेस के बारे में एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आप ऐसी सोच के इसकी तैयारी करें। ओके कमांडोज, फिलहाल इसका आंसर है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्ब्रियो विथ 8 ये डेटाबेस क्वेश्चन है। क्लीवेज आप जानते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जाइगोट एक रिपीटेड तेजी के साथ एक टिपिकल जो है बहुत रिपीटेड और रैपिड माइटोसिस करता है, हम उसको क्लीवेज कहते हैं, उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। उस दौरान एक स्टेज होता है मोरुला, और वो मोरुला इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिस्पेक्टिव डॉटर सेल्स, ग्रुप ऑफ सॉलिड मलबरी शेप डॉटर सेल्स, 8 to 16 सेल स्टेज, इसलिए आंसर है सी। यस कमांडोज, फिर मेरा कहना है कि क्या ये बाकी स्ट्रक्चर्स क्लीवेज से रिलेटेड नहीं है? बिल्कुल है। जाइगोटी है जो फ्यूजन के बाद 34th आवर में पहला क्लीवेज चालू करता है। यस, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता था। ब्लास्टोसिस्ट क्या है? कैविटी कंटेनिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, ब्लास्टोसील कैविटी कंटेनिंग। यस, ब्लास्टोसिस्ट जो कि इंप्लांटेशन के लिए तैयार होता है, यूट्रस में यही तो पहुंचता है, यूट्रिन वॉल के पास इंप्लांट होने के लिए। इस तरह से आपको याद रखना है। ओके कमांडोज, मेरी बात एकदम क्लियर है। फिलहाल थर्ड का आंसर है सी, मोरुला, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है। फिर कमांडोज अब आप देख सकते हैं इनमें से तो बाकी सब स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन ब्लास्टोमियर आर दी डॉटर सेल्स ऑफ क्लीवेज, जिनकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो हर बार साइज में रिड्यूस होते जाते हैं। यस कमांडोज, ये बात ध्यान रखिएगा, हम आगे इस बात को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के साथ। यस कमांडोज, फीटस डेवलप्स लिम्स बाय, अगेन ये एक डेटाबेस क्वेश्चन है। मैं आपको एक हिंट, एक क्लू देना चाहूंगा कि एनसीईआरटी के लास्ट पेज का सेकंड पैराग्राफ, जहां पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को डिस्कस करते करते पूरे जेस्टेशन पीरियड, पूरे प्रेगनेंसी के दौरान, जो 9 महीने के दौरान एम्ब्रियोनिक लाइफ से लेके फीटस, सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि एम्ब्रियो फर्स्ट, यस कमांडोज, फर्स्ट 2 मंथ हम एम्ब्रियो कहते हैं, उसके बाद 3rd मंथ के बीच में से हम उसको फीटस कहते हैं, टिल इट टेक्स बर्थ। यस कमांडोज, मेरी बात समझिएगा। यस, तो ये मैंने एक टेक्निकल टर्म आपके सामने रखा। अब मेरा ये कहना है कि आप एक टाइम कैलेंडर दिमाग में रखिए, उस पैराग्राफ में रिस्पेक्टिव किस मंथ, किस वीक में क्या क्या स्ट्रक्चर्स डेवलपिंग फीटस में आ चुके होते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन आप अपनी तैयारी करेंगे। ओके कमांडोज, तो ये डेटाबेस क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है, इसको आप ध्यान रखिए। फीटस डेवलप्स लिम्स बाय, फीटस डेवलप्स लिम्स बाय, इसका आंसर है 2nd मंथ, सी। ओके कमांडोज, ठीक है। इसी तरह से रिस्पेक्टिव हर वीक और मंथ में रिस्पेक्टिव चेंजेस आते हैं। फिलहाल यहां के क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सी इज द आंसर। चलिए कमांडोज, अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, है ना, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, है ना, यानी ओवुलेटरी एक्ट, ओवुलेटरी फेस, ओवुलेशन होना। यस, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल फटकर जब क्या रिलीज करता है, रिस्पेक्टिव फीमेल गैमेट, सेकेंडरी oocyte स्टेज। करेक्ट। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एलएच सर्ज। तो फिलहाल उस एलएच सर्ज की क्या डेफिनेशन है, ये आप सब जानते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कमांडोज। तो उस हिसाब से यहां आप सबसे पहला ऑप्शन पढ़ के देखिए, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एलएच। यस, इस घटना को ही हम कहते हैं जिस दिन ये हासिल हो जाएगा, और ऐसा कि एक्सपेक्ट किया गया है कि ये घटना अराउंड मिड डे, बिल्कुल एनसीईआरटी की साफ सुथरी लाइन ऐसा लिखा है, इसको आप ध्यान रखिएगा, एलएच सर्ज। ओके कमांडोज, मेरी बात आ रही है समझ में? तो फिलहाल गिवन सारे ऑप्शंस में से दैट्स द मोस्ट प्रॉमिसिंग ऑप्शन, ए इसका आंसर होगा, ए इज द आंसर। ओके कमांडोज, क्योंकि डिक्रीजिंग लेवल ऑफ एफएसएच
डिक्रीज होगा तो फॉलिकल ही कहां डेवलप हो पाएगा ग्रेफियन, इसलिए ये नहीं होगा। ऐसे सोचो आप, पीक लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, अगेन जब ये हो रहा होता है उस समय प्रोजेस्टेरॉन डाउन रहना चाहिए, नहीं तो इट विल हैव एन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन एफएसएच। ठीक है, अगेन इट्स नॉट द प्रॉमिसिंग आंसर। यस, और फिर आते हैं डिक्लाइनिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। यस कमांडोज, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यही एस्ट्रोजन हाई लेवल पे पहुंचता है तो एलएच सर्ज आता है। यस कमांडोज, गौर करिएगा मैंने क्या कहा, इसलिए ये तीनों आंसर्स नहीं है। व्हाई दे आर नॉट द आंसर्स? क्योंकि क्वेश्चंस एक्सेप्शनली भी पूछे जाते हैं। ओके कमांडोज, ध्यान रखिएगा, पूरे तैयारी में, पूरे जो क्वेश्चन सॉल्विंग में, द होल क्वेश्चन अटेम्प्टिंग इन बायोलॉजी पोर्शन इज अबाउट व्हाट? क्या बात ध्यान रखना है? लैंग्वेज का। लैंग्वेज में उलझ के जो है गलतियां हो सकती हैं, उससे जो है आपको दूर रहना है। क्लियर कमांडोज? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एंट्रम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। सबसे पहले तो ये एंट्रम सुन के आपको याद आना चाहिए कि ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है और ये डेवलपिंग फॉलिकल। अब फॉलिकल के तो अलग अलग स्टेजेस होते हैं कमांडोज, और हर फॉलिकल की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहचान है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल ही वो स्टेट होता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट में अंडर द इफेक्ट ऑफ एफएसएच, जब क्या है प्राइमरी oocyte अरेस्टेड कन्वर्ट हो चुका होता है, अपने मियोसिस 1 को कंप्लीट कर चुका होता है। सबसे बड़ा चेंज। यस कमांडोज, ठीक है, प्राइमरी oocyte जो अरेस्टेड था मियोसिस 1 में, वो उसको कंप्लीट कर चुका होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी बना चुका होता है विद सेकेंडरी oocyte, और तब जो फॉलिकल शेप में आता है, साइज में आता है, उसको हम टर्शियरी फॉलिकल कहते हैं। और साथ ही साथ उस फॉलिकल के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है वो काफी एनलार्ज हो जाता है। तो एंट्रम इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, इसलिए इस गिवन क्वेश्चन का आंसर है डेल्टा। डी इज द आंसर। ओके कमांडोज, एकदम क्लियर? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, ये एक सिंपल क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन में अनेक राज छुपे हुए हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि 3 जो फॉलिकल्स हैं, ये 4 जो फॉलिकल्स स्टेजेस होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्रेफियन, ठीक है, चारों के अपने अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक क्वेश्चन तो ऐसे भी बन सकता है कि सारे फॉलिकल्स के नाम लिखे हैं और उनके बारे में कुछ लाइंस लिखे होंगे, आपको सही मैच करना है, या फिर चारों मैचिंग में से कोई भी एक करेक्ट होगा, बाकी सारे इनकरेक्ट होंगे। तो इस तरह से अपने माइंड को ट्रेन करिए, एनसीईआरटी बेस्ड। क्लियर कमांडोज? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। The glandular tissue of the breast is divided. Again एक डेटा बेसिस क्वेश्चन, बीच में आप देख रहे हैं कुछ डेटा बेसिस क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। तो मैमरी ग्लैंड का जिस तरह से एनसीईआरटी 12th बुक में चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड ग्लैंड, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बच्चे के बर्थ के बाद जिस पेरेंटल केयर की बात की गई है उसमें ये पार्टिसिपेट करने में मदद करता है फीमेल बॉडी को, और सही मायने में इस ग्लैंड का होना इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल मैमल्स आर कॉल्ड मैमल्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड। ये टैक्सोनॉमिक एट्रीब्यूट है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एनसीईआरटी में आप अगर ध्यान से लेबलिंग्स को देखें या फिर लिटरेचर को जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक सीक्वेंस, आगे चल के मैं आपके साथ ये बात करूंगा कमांडोज कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द मिल्क पाथवे। मिल्क पाथवे का क्या ऐसा सीक्वेंस है जो कि बनने के बाद, है ना, बच्चे को सकलिंग एक्शन के दौरान मिल्क का क्या पाथवे है रिलीज होने का। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन फिलहाल मैं आता हूं इस क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिए, 15 to 20 मेमोरी लोब की जो बात कही है, क्लस्टर्स ऑफ सेल्स के, वो छोटे छोटे पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स के बने होते हैं। इन द लोब्स हैव स्मॉल पॉकेट लाइक जो है स्ट्रक्चर्स। यस कमांडोज, उनको क्या कहते हैं? पूरा हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, डिफरेंट डक्ट सिस्टम है, ट्यूब्यूल, डक्ट्यूल्स, ट्यूब्यूल्स, इस तरह से डक्ट, मेमोरी डक्ट, एम्पुला, लेक्टिव, इस तरह से पूरा सीक्वेंस है। ये कमांडोज, एम आई राइट और नॉट? लेकिन ये सीक्वेंस तो अपनी अपनी जगह है, सबका अपना काम है, लेकिन जो एल्वियोला है, यस कमांडोज, यही तो वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रोडक्शन, सिक्रीशन करेंगे एंड स्टोर करते हैं मिल्क को टू बी रिलीज्ड, एंड यस दे आर एल्वियोलाई। क्लियर कमांडोज? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ध्यान रखिएगा, आंसर है बी। चलिए कमांडोज, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द ओपनिंग ऑफ वेजाइना। अगेन ये एक मॉर्फोलॉजिकल फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया
के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसे हम वल्वा कहते हैं, विच इज एन असेंबली ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। जब हम उसके बारे में आपने पढ़ा समझा तो पॉइंट टू बी नोटेड, यहां जितने भी ऑप्शंस दिए हैं कहीं ना कहीं वहीं के एसोसिएटेड स्ट्रक्चर से सबसे क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन फिलहाल मैं एक बात रखना चाहूंगा, क्योंकि एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ओके कमांडोज, इट्स अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का एक सामाजिक तारतम्य में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो जैसा कि एनसीईआरटी ने बात रखी है। चलिए वो तो मैं बात करूंगा आगे चल के। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सब लोग स्क्रीन पे बिल्कुल अपना नजर बनाए रखें। वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेनस, है ना, बाय मेम्ब्रेन, पार्शियली मेम्ब्रेन से ढका होता है। यस, व्हाट इज इट कॉल्ड? डेफिनेटली द आंसर इज हाइमन। ओके कमांडोज, आंसर इज हाइमन। क्लियर? अगला क्वेश्चन जो है यहां से बन सकता था वो ये कि इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो मेल पेनिस के होमोलॉगस है। आई रिपीट, ऑप्शंस यही रहने दिया जाए, क्वेश्चन बनाया जाए कि विच ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू मेल पेनिस। ऐसे करके जब क्वेश्चन बनेगा, अगर यही ऑप्शंस रह गए तो आंसर हो जाएगा क्लाइटोरिस। ये बात ध्यान रखिएगा कमांडोज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल, नाउ टेस्टिस की हिस्टोलॉजी से एक बेहतरीन क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया गया है, क्योंकि टेस्टिस विच इज सराउंडेड बाय डेंस कवरिंग दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और वो जब अंदर फोल्ड्स बना के, कोनिकल फोल्ड्स बना के अंदर इन्वेजिनेट करके बाय सेप्टा कोनिकल कंपार्टमेंट्स बनाते हैं, करीब 250 पर टेस्टिस। हर टेस्टिस में करीब ऐसे 250 कोनिकल कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। अब उस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या मौजूद है, दैट्स द क्वेश्चन कमांडोज। यस, तो पॉइंट टू बी नोटेड, जैसा कि यहां लिखा हुआ है, ध्यान देने वाली बात क्या है, अब उसके अंदर क्या होता है, यही तो हिस्टोलॉजी है कमांडोज। ध्यान रखिएगा, दो बातें तुरंत आना चाहिए आपके दिमाग में। आंसर तो हम लगा लेंगे, लेकिन तुरंत थ्योरी आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए कि हां, अंदर तो कुछ हाईली कॉइल्ड टिब्यूल्स होते हैं, और उसके अलावा जो बचा कुछ आसपास का जगह है, वहां पर एक खास लूज कनेक्टिव टिश्यू है जिसे हम इंटरस्टिशियम कहते हैं। ओके, ये दो चीजें होती हैं किसके अंदर, दैट इज टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्लियर? एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर। फिलहाल दिए गए ऑप्शंस में से, ध्यान से देखिए कमांडोस, फिलहाल दिए गए ऑप्शंस में से द प्रोबेबल आंसर इज डेफिनेटली सी, 1 to 3 हाईली कॉइल्ड, ऐसा लिखा है एनसीईआरटी में, तो उसको फिगर आपके सामने रखा है, आंसर इज सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द वेरी फर्स्ट हार्मोन विच इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस एट एज ऑफ प्यूबर्टी। बेहतरीन क्वेश्चन, लगता है बड़ा सिंपल सा, लेकिन एनसीईआरटी की एक लाइन तुरंत याद आनी चाहिए कि जहां आप स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हैं वहां आपने गौर किया कमांडोस कि लिखा है कि एक उम्र आती है, दैट इज द मैच्योरिटी फेज ऑफ लाइफ, उसको जुवेनाइल फेज भी कहते हैं। रिस्पेक्टिव कोई भी एनिमल किंगडम का मेंबर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस नियम का पालन करेंगे, और जन्म के बाद कुछ समय तक ग्रोथ फेज बिताने के बाद, है ना, अपने चाइल्डहुड यंग स्टेज से अडल्टहुड की ओर शरीर को स्ट्रक्चरली, फंक्शनली, मेंटली हर तरह से मैच्योर, परिपक्व कर देने का एक ऐसा दौर जिसे हम प्यूबर्टी फेज ह्यूमन में कहते हैं, जुवेनाइल फेज ऑफ द ह्यूमन लाइफ स्पैन। उस दौरान ऐसा क्या होता है एक दिन कि एक लिखा है एनसीईआरटी में, सिग्निफिकेंट अमाउंट, एक अच्छी खासा मात्रा में जो है हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली हाइपोथैलेमस से, दैट इज गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो फिलहाल गिवन ऑप्शंस में से आंसर होगा ए। यस कमांडोज, the very first hormone which is very first primary responsible at the age of puberty. Point to be noted, सबको मेरी बात आ रही है, सबको समझ में? यस कमांडोस, तो आंसर हो जाएगा GnRH, क्योंकि इसके रिलीज होने पर ही एंटीरियर पिट्यूटरी से एक्टिवेट होंगे गोनाडोट्रोफिन। तो सबसे पहले कौन, सबसे प्राइमरीली कौन, GnRH। क्लियर? और वो भी एट एज ऑफ प्यूबर्टी, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक वो शुरुआत नहीं हो सकती। ओके कमांडोस, तो चलिए क्वेश्चंस का इस तरह का सिलसिला हम आगे कायम रखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यस कमांडोस, ओके कमांडोस, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके सामने आता है, दैट इज द पार्ट ऑफ यूट्रस। सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कमांडोस कि हिस्टोलॉजिकली यूट्रस
3 लेयर्स आउटर टू इनर बने हैं, याद आता है आपको? यस, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। हर लेयर की अपनी एक इंपॉर्टेंस है और उस इंपॉर्टेंस को या जो रोल है, जो भी उसका काम है, उसको करने के लिए उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। दैट्स द पॉइंट। ओके कमांडोज, तो फिलहाल 2 लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां फिलहाल किसके बारे में पूछा गया है ये देखा जाए, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, यानी एक बहुत ही फोर्सफुल ताकत के साथ मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट जनरेट करना टू पुश द बेबी आउटसाइड द बॉडी। जिस एक्ट ऑफ फिजिकल डिलीवरी की हम बात करते हैं, पार्चुरेशन, उसको अंजाम देना। तो उसको अंजाम देने के लिए यस कमांडोज क्या होना है? होना यह है कि रिस्पेक्टिव यूट्रस का जो मस्कुलिन लेयर है, मसल लेयर है, यस मस्कुलरस लेयर है, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम जो है, जो स्ट्रॉन्ग स्मूथ मसल्स के बने होते हैं और हार्मोनल इन्फ्लुएंस के साथ वो एक स्ट्रॉन्ग, जिसे हम लेबर पेन कहते हैं, रिदमिक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन वो जनरेट करता है। यस कमांडोज, तो फिलहाल जिस तरह से मैंने बात आपके सामने रखी है उसके अकॉर्डिंगली यस कमांडोज आंसर इज मायोमेट्रियम। कौन है? क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम तो ग्लैंडुलर लेयर है, ये वो लेयर है जो साइक्लिक चेंजेस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पूरे महीने अलग अलग तरह के फेसेस में अलग अलग तरह से चेंजेस से गुजरता है। वो सिक्रीटरी भी बनता है, ग्लैंडुलर भी बनता है, फिर जो है रप्चर भी हो जाता है, शेड ऑफ भी हो जाता है, टू ब्लीड डाउन एज मेंसेस। ये सब अगर क्वेश्चन बनता तो फिर आंसर तो हो जाता एंडोमेट्रियम। ये मेरा कहने का मतलब है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था कि जिस डिलीवरी की बात कही है कि जो ऑक्सीटोसिन है, द इनिशिएटर, द बर्थ हार्मोन, फीटल इजेक्टिंग हार्मोन, ठीक है, फीटल इजेक्शन हार्मोन उसको कहते हैं, वो यूट्रस के किस लेयर को अपना इफेक्ट शो करता है? आंसर तो भी मायोमेट्रिक होता है। ये तो पूछने का तरीका है क्वेश्चन का, जो मैं बात आपके सामने रख रहा हूं। फिलहाल आगे मैं बढ़ता हूं, यूट्रस की बात यहां हो गई और एंडोमेट्रियम का क्वेश्चन कैसे आ सकता था ये मैंने आपको बताया। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैं आपके सामने प्लीज रखना चाहूंगा कमांडोज, कि मान के चलिए क्वेश्चन आता कि विच ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर, तब ऑप्शंस थोड़ा सा अलग बन जाते हैं, लेकिन जो सर्विक्स, जो नैरो पार्ट है, सर्विकल कैनाल और वेजाइना दोनों मिलकर बनाते हैं बर्थ। तो बर्थ कैनाल बात आ रही है ना डिलीवरी ऑफ द बेबी, पार्चुरेशन का, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रेसिप्रोकेट किया कमांडोज। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, जो सर्वाइकल कैनाल प्लस जो वेजाइना टुगेदर बोथ मेक्स बर्थ कैनाल, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कमांडोज। ओके, तो गौर करिए कि क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को घुमा फिरा के, जो है इसको कन्वर्स पैटर्न ऑफ क्वेश्चन कहते हैं, कि एक ही बात को पूछने के 2 और तरीके हो सकते हैं। आंसर तो अकॉर्डिंगली वही आएगा, लेकिन आपको उलझाने के लिए क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, लेकिन आपको घूमना नहीं है कमांडोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, what is released from the seminiferous tubule by process of spermiation? अब कमांडोज आपने गौर किया, एक शब्द आया स्पर्मिएशन। अब ये क्वेश्चन आप सबने सॉल्व किया है ना, सबने सॉल्व किया, पेपर सब आप सॉल्व कर ही रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, आप अपने परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं। लेकिन याद दिला दूं, ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जहां मैं आपके साथ और क्या क्वेश्चन आ सकता था। अब एनसीईआरटी में एक घटना डिस्कस्ड है जिसको स्पर्मिएशन कहते हैं। तुरंत आपके दिमाग में, आपके ब्रेन के सॉफ्टवेयर में आपको तुरंत जो है रिवाइव करना आना चाहिए, रिट्राइव करना आना चाहिए कि आपके ब्रेन के डिस्क में कहां, किस डिस्क में कुछ जानकारियां रखी हैं जो आपने साल भर की तैयारी में जो है उसको डाउनलोड किया था, है ना, अपलोड किया था। एम आई राइट और नॉट? डाउनलोड और फिर अपलोड किया, एम आई राइट और नॉट? जो है ब्रेन का सिर्फ यही खेल है कि वो पहले सारी जानकारियां डाउनलोड करता है, फिर अपलोड करता है, सेट करता है, और जो आगे के लिए मेमोरी। अब समय आ गया है कि आप उसमें से मेमोराइज करें। यस कमांडोज, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्पर्मिएशन एक शब्द है, ठीक है, ये घटना है और ये मेल बॉडी से रिलेटेड है, ये बात भी सही है। अब यहां स्पर्मिएशन के बारे में जिस तरह से पूछा गया, ये तो मैं सॉल्व कर ही दूंगा कमांडोज, लेकिन तुरंत मैं पहले आपके सामने 2 बातें और रखना चाहूंगा। आपको स्पर्मिएशन के साथ साथ कॉम्पैक्शन, एक शब्द कॉम्पैक्शन, ऑप्शंस बनाइए, स्पर्मिएशन, कॉम्पैक्शन, कैपेसिटेशन और इंसेमिनेशन। ओके कमांडोज, मेरी बात गौर करना, मैंने क्या क्या कहा। कॉम्पैक्शन, स्पर्मिएशन, कैपेसिटेशन एंड इंसेमिनेशन, ठीक है, बन गए 4 ऑप्शंस। अब बन सकते हैं क्योंकि ये सारे इवेंट्स हैं, लेकिन इनमें से कौन सा इवेंट है जो कि रिस्पेक्टिवली फर्टिलाइजेशन के दौरान
सीमेन को फीमेल वेजिनल ट्रैक्ट में डिपॉजिट करने में मदद करता है? आंसर हो जाएगा इंसेमिनेशन। फिर क्वेश्चन यह आएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा एक्टिविटी है जो कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म फाइनली एग्जिबिट करते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन? तब आंसर हो जाएगा, क्योंकि फीमेल बॉडी के फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ही ये संपन्न होता है, एकम्प्लिश होता है। आंसर हो जाएगा कैपेसिटेशन। हम बात करेंगे इसके बारे में कमांडोस। ये तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन बनाया कि आप सिर्फ ये क्लियर कंसेप्ट क्रैश कोर्स है, C2 क्रैश कोर्स। इसमें ना केवल आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चंस से क्वेश्चंस को जो है जोड़ के समझ कर कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता तो ऐसे आंसर हो जाता, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा तो ये भी ऑप्शंस आंसर हो सकते हैं। ये भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके कमांडोस, क्वांटिटी और क्वालिटी का ध्यान बराबर आपको रखना है। फिलहाल मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं, सब लोग ध्यान दीजिए। व्हाट इज रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल बाय प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से एपिडिडाइमिस तक स्पर्म का जो मूवमेंट होता है बनने के बाद रिलीज होता है, वो एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है। सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड जो है, एम्बेडेड रहते हैं, न्यूट्रिशन डिराइव करते रहते हैं, डेवलपिंग स्पर्म्स, वो फिर वहां से रिलीज होते हैं। क्लियर? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं आगे कंडक्ट होने के लिए। तो उस दौरान वो जाकर कहां पहुंचेंगे? एपिडिडाइमिस में। इस सफर को कहते हैं स्पर्मिएशन। तो पॉइंट टू बी नोटेड कमांडोस, कौन कर रहा है? ये तो सारे स्टेजेस लिखे हुए हैं। अब आप देखो अगेन, स्पर्मेटोजेनेसिस में सारे रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। ये स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, दीज आर दी जर्म सेल्स, प्राइमरी जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, जो माइटोटिकली है ना मल्टीप्लिकेशन फेज से डिवाइड करके क्या बनाते हैं? स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ए और बी टाइप डिफरेंशिएशन, गौर करना, माइटोसिस साथ में दो तरह के बनते, ए और बी। फिर जो बी स्पर्मेटोसाइट है वो एनलार्ज हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं वो स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ग्रोथ फेज में। तो ये तो सारे स्टेजेस लिखे हुए हैं। और आखिरी में जो है क्या बनता है? हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। लेकिन दे आर राउंड नॉन मोटाइल, राउंड नॉन मोटाइल। गौर करना कमांडोस, स्पर्मेटिड आर राउंड नॉन मोटाइल मेल गैमेट, हैप्लॉइड। अब उनमें ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं ना, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आता है, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं उसे? स्पर्मियोजेनेसिस। तब जाके स्पर्म बनता है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने का जो ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण प्रोसेस है, वो कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर कमांडोस? अब मेरा कहने का मतलब है, हो चुका वो भी, और स्पर्म अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा था, फिर उसको सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, रिलीज फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल बाय अ प्रोसेस स्पर्मिएशन। तो कौन रिलीज हो रहा है? दैट्स द क्वेश्चन कमांडोस। सी इज द आंसर। तो ये सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ हम जो है रिवाइज कर रहे हैं हमारे कंसेप्ट्स को। यस कमांडो, सी इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच ह्यूमन स्पर्मेटिड? हर हैप्लॉइड होते हैं, और आप जानते हैं व्हाट इज द 2n कंडीशन ऑफ अ अडल्ट ह्यूमन बॉडी, दैट इज स्पीसीज कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारा 2n 46 है। तो अगर ये हैप्लॉइड है तो इट्स अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। बी इज द आंसर, बी इज द आंसर। ओके कमांडोस, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, विच सेल सिक्रीट टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन? यस कमांडोस, क्या बोल रहे हैं? टेस्टिकुलर, सिक्रीट टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन। कौन बनाता है? अब आप जानते हैं कि तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि पूरे टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन कौन से सेल्स हैं? जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स है और सर्टोली सेल्स हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर जो इंटरस्टिशियम है, वहां भी दो तरह के सेल्स होते हैं। कौन से? लेडिक सेल्स और इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स। ठीक है ना कमांडोस? तो आपके सामने 4 सेल आ गए। लेकिन कौन बनाता है द मेल सेक्स हार्मोन, ग्रुप ऑफ मेल सेक्स मस्कुलिन हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजेंस? यस, द आंसर इज इंटरस्टिशियल। यहां के गिवन ऑप्शन, क्योंकि इंटरस्टिशियल सेल को ही लेडिक सेल्स कहते हैं। ओके कमांडोज, यस, लेडिक सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स इस गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली सी इज द आंसर। विच इज अ ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ यूट्रस? वेरी इजी क्वेश्चन, डेफिनेटली। तभी तो सिक्रीटरी फेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिक्रीटरी फेज में यही तो वो लेयर है जो अपना ग्लैंडुलर नेचर एग्जिबिट करके अपने आप को तैयार रखता है। इफ सो, अगर
एम्ब्रियो डेवलप हुआ हो तो उसको इम्प्लांट करने के लिए। तो डेफिनेटली द आंसर इज एंडोमेट्रियम, सी इज द आंसर। Which of the following hormone act on Sertoli cell? गौर करिएगा, stimulate secretion of some factor. Yes, commandos, Sertoli cells जिन्हें हम नर्स सेल्स भी कहते हैं, उन पर क्वेश्चन देखिए, कौन सा हार्मोन है जो सर्टोली सेल पर अपना असर दिखाता है और उससे बनवाता है, क्या सिक्रीट करवाता है? ऑफ सम फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में बात कर रहा था कमांडोज, एम आई राइट और नॉट? ये देखिए, विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। यस, स्पर्मियोजेनेसिस। व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? दैट इज, बोलते ना, नॉन मोटाइल मेल गैमेट को मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करने के उस ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और इसको अंजाम देने के लिए एक फैक्टर जिम्मेदार है, स्पर्मियोजेनिक फैक्टर, जो कौन बनाता है? सर्टोली सेल। लेकिन सर्टोली सेल ऐसा कब करता है, किसके असर से? ये है क्वेश्चन। यस कमांडोज, तो ध्यान दीजिए, दैट इज FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। FSH हार्मोन सर्टोली सेल्स को एंडोक्राइन, क्योंकि सब जानते हैं ये नर्स सेल है, सबस्टेंटिकुलर सेल भी इसे कहते हैं, सर्टोली सेल साइंटिस्ट के नाम पे रख दिया गया। मेरा कहने का मतलब है एंडोक्राइन बिहेवियर भी रोल प्ले करता है, वो बनाता है ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एनसीईआरटी में लिखा है सम फैक्टर, लेकिन दैट इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ओके कमांडोज, इसके अलावा भी वो क्या बनाता है? इनहिबिन। याद रखिएगा कमांडोज, जो है सर्टोली सेल से 3 हार्मोन्स बनते हैं रिस्पेक्टिवली, दैट इज क्या बोलते हैं, दैट इज अभी आपको पता चला, स्पर्मियोजेनिक फैक्टर, जिसे हम ABP कहते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। दूसरा है इनहिबिन भी बनता है। सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस प्रोड्यूस इनहिबिन टू इनहिबिट FSH, टू इनहिबिट। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम करता है और कहीं ना कहीं जो पूरा सेक्सुअल एक्टिविटीज और उससे जुड़े हुए शरीर की फिजियोलॉजी को ड्राइव करता है, जो आपको बताया गया है। क्लियर कमांडोज? फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं, इसका आंसर है C। विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्रोड्यूसेस एनर्जी? अब स्पर्म, जैसे ही ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आता है, आपको पूरा डायग्राम याद रहना चाहिए कि हेड रीजन में एक्रोसोम जो है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, प्रोन्यूक्लिया अंदर मौजूद होते हैं। नेक रीजन में 2 सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल और डिस्टल ऐसे ऊपर नीचे अरेंज होते हैं। हर एरिया की अपनी अपनी खासियत है। मिडिल पीस इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पाइरल अरेंज्ड थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे निबेनकन कहते हैं। स्टोर हाउस, पावर हाउस ऑफ व्हाट? एनर्जी, सभी जानते हैं। तो डेफिनेटली मिडिल पीस विल बी द आंसर, दैट्स माय पॉइंट। यस कमांडोज, क्योंकि स्पर्म इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी स्विमिंग को फैसिलिटेट करता है, सुविधा देता है। एनर्जी गेन करके फ्लैजुलर मूवमेंट के साथ वो आगे बढ़ता है स्विमिंग एक्शन में। मोटिलिटी, स्पर्म मोटिलिटी के लिए जिम्मेदार है। ओके कमांडोज, सो डी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन जो है डायग्राम बेस्ड है, आप सब समझ सकते हैं। अलग अलग पैटर्न्स आपके सामने, लॉजिकल फैक्ट बेसिस क्वेश्चंस रखे जा रहे हैं, क्वेश्चन से क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे जारी करते हुए अब आप डायग्राम बेस्ड लेबलिंग के बाद देखिए, अब ध्यान से, अगर आप सबके पास, ठीक है, स्क्रीन पे आप सब लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होंगे मैं इस उम्मीद के साथ, लेकिन इसको सॉल्व करते समय देखिएगा ध्यान से, जो लंबे सेल्स हैं, यानी ए जो है सर्टोली सेल है, पहले मैं यहां लिख देना चाहूंगा, यस इट इज अ सर्टोली सेल। जो बी है वो क्या है? रिस्पेक्टिव स्पर्मेटोगोनिया है। यस, स्पर्मेटोगोनिया। क्लियर? यस। फिर जो डी है, ये स्पर्म्स बन के तैयार है, तो डेफिनेटली दैट इज द स्पर्म्स। डी जो है स्पर्म्स है, और सी जो है आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, आसपास के इस एरिया को कहते हैं इंटरस्टिशियम लूज कनेक्टिव टिश्यू का जो वहां पर असेंबली है, आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, उसके अंदर भी होते हैं पॉलीगोनल ग्रुप ऑफ सेल्स, दैट इज लेडिक सेल्स। यस, सी इज लेडिक सेल्स। तो जिस तरह से मैंने ये लेबलिंग की है, यस कमांडोज, द आंसर इज डेल्टा, क्योंकि मैच करके आप देख सकते हैं सर्टोली सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, Leydig cell, C Leydig cell, and D is sperms. So answer is delta. Once the sperm is injected, अगला क्वेश्चन कमांडोस, नाउ दिस इज अ ड्रामेटिक क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कि रिस्पेक्टिव स्पर्म
या तो आर्टिफिशियली पहुंचे या फिर नेचुरली द बाय एक्ट ऑफ कॉपुलेशन, जिसमें इंसेमिनेट होके वो अपने डेस्टाइंड, अपने फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के उस डेस्टाइंड, उस पर्टिकुलर एरिया में पहुंच चुके होते हैं फैलोपियन ट्यूब के, जहां फर्टिलाइजेशन होना है, सपोज आई से, ठीक है। तो विच जंक्शन इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद मीटिंग ऑफ स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज होकर फर्टिलाइज करने की इस घटना को फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट में कहां और कैसे अंजाम देते हैं, दैट्स द क्वेश्चन। तो उसके अकॉर्डिंगली इस ऑप्शंस में आप देख सकते हैं जो मैच कर रहा है वो है बीटा। यस कमांडोज, नाउ दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली बीटा इज द आंसर, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। क्लियर कमांडोज, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टोऑर्किडिज्म, ये डिसऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन है कमांडोज, क्योंकि आगे चल के जो है स्पर्म काउंट की बात आती है, या आप रिस्पेक्टिव एप्लीकेटिव चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसमें भी पढ़ते हैं, तो उसमें इनफर्टिलिटी की डेफिनेशंस लिखी हुई है कि इट कुड बी फिजिकल, है ना, बायोलॉजिकल, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, है ना, फॉर व्हाट, इनफर्टिलिटी, है ना, निसंतानता जिसे हम कहते हैं, यानी रिस्पेक्टिव कपल्स। तो इस तरह से जो आप पढ़ोगे और समझोगे आगे चलकर, वहां से रिलेटेड जो है कंसेप्ट यहां कहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को जो है इस बेसिस पे रखा गया है कि एनसीईआरटी में डिस्कस्ड है स्क्रोटम के बारे में, जो कि थर्मोरेगुलेटर है, और टेस्टिस हैज अ टेंडेंसी टू डिसेंड डाउन एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ से कुछ समय पहले जो है रिस्पेक्टिव टेस्टिस एब्डोमेन से उतरते हुए इंगेनल के मार्ग के थ्रू आके रिस्पेक्टिव स्क्रोटम, स्किनी पाउच लाइक, है ना, आउटसाइड द बॉडी कैविटी बिलो द एब्डोमेन। Yes, commandos. I repeat, outside the body cavity, है ना, below the abdomen, it takes a position. वो एक respective जगह लेता है, and that what is scrotum. ठीक है, extra abdominal condition. It's a mammalian characteristics, taxonomic property to attain and achieve the required lower temperature of something 2 to 3 degree less than the body temperature. हमारा body temperature 37 डिग्री सेल्सियस अगर हम मान के चले, उससे 2 से 3 डिग्री 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान में स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करने के लिए, फेवर करने के लिए इस टेम्परेचर रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है, ऐसा हम जानते हैं। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज कि वो रिस्पेक्टिव टेस्टिकल्स इफ दे फेल टू डिसेंड डाउन, यस कमांडोज, इफ दे फेल टू डिसेंड डाउन, मेरी बात ध्यान से समझिए आप, कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ऐसी घटना ना हो रिस्पेक्टिव हार्मोनल डिफेक्ट्स के कारण, टर्बुलेंस के कारण, रीजंस कुछ भी हो, दैट कंडीशन जो कि एक बॉडी को स्टेरिलिटी की ओर धकेलेगा आगे चल के, द क्वेश्चन है ना, द क्वेश्चन इज क्रिप्टोऑर्किडिज्म इज अ कंडीशन, एक कंडीशन है ऑफ टेस्टिस जिसमें वो अनेबल टू डिसेंड इन स्क्रोटल सैक। यस कमांडोज, तो डेफिनेटली ए इज द आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुलेरियन डक्ट इज, मुलेरियन डक्ट एक एम्ब्रियोनिक डक्ट है, और यही वो डक्ट है जो कि इन ड्यू कोर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डिफरेंशिएट होके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक बहुत ही प्रॉमिसिंग स्ट्रक्चर को कंट्रीब्यूट करता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। यस, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन जो है ओविडक्ट इज द आंसर। क्लियर, ओविडक्ट इज द आंसर, क्योंकि बाकी तो जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है। अब आप देखिए, जैसे कि स्पर्म डक्ट है, यूरेटर है, यूरेथ्रा है, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मुलेरियन डक्ट इज एन एम्ब्रियोनिक डक्ट जिससे ट्रांसफॉर्म होकर ओविडक्ट बनता है। सो डी इज द आंसर। नेक्स्ट कमांडोज, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स ऑफ द मेमेलियन एम्ब्रियो आर डिराइव्ड। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, आप सभी पढ़ चुके हैं क्लीवेज, और उसमें एक स्टेज आता है जो रिस्पेक्टिव ब्लास्टोसिस्ट है, दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू थिंग्स, क्योंकि ब्लास्टोमियस भी दो तरह के बनते हैं, जो डॉटर सेल्स हैं, छोटे और बड़े, माइक्रो एंड मैक्रो। क्लियर, तो जो इनर सेल मास है उससे एम्ब्रियो फ्यूचर, आगे चल के पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वही होगा। लेकिन डेवलपिंग एम्ब्रियो के चारों ओर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनते हैं वो कौन बनाता है? यस, द स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग राइज टू, किसके लिए? सारे जो रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स है, क्योंकि हम ह्यूमंस क्या है? एमनियोट्स। क्या है? हम एमनियोट्स। टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में रिस्पेक्टिव डेवलपिंग एम्ब्रियो को डिहाइड्रेशन, डेसिकेशन या किसी भी तरह के मैकेनिकल शॉक एंड अदर एस्पेक्ट से बचाना, देयर आर मल्टीपल रोल्स, ऐसे काम वो करता है। वो सारे स्ट्रक्चर्स के अपने अपने रोल्स होते हैं। वो सारे स्ट्रक्चर डेवलपिंग एम्ब्रियो के ट्रोपोब्लास्ट लेयर से बनता है। सो बीटा इज द आंसर। सेकेंडरी oocyte इज फॉर्म्ड। सेकेंडरी oocyte कब बनता है? तो डेफिनेटली
ऑप्शंस आप देखिए, ड्यूरिंग फीटल लाइफ, नो, ऐसा नहीं है, क्योंकि उस दौरान तो उगोनिया जितने बनने हैं बन जाते हैं और थोड़े बहुत ट्रांसफॉर्म होकर मियोसिस शुरू होके एरेस्ट रहते हैं, मियोसिस 1 स्टार्ट होके एरेस्ट रहते हैं, और बर्थ होने तक वो सारे नंबर्स आप सब फिगर्स में पढ़ चुके हैं, सब जानते हैं, और बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक तो रिस्पेक्टिव प्राइमरी फॉलिकल्स दे रिड्यूस इन नंबर टू 60 to 80,000 पर ओवरी। यस कमांडोज, तो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर तो सेकेंडरी oocyte हो ही नहीं सकता। सेकेंडरी oocyte किसका प्रोडक्ट है? यस, ये किसका प्रोडक्ट होता है? फर्स्ट मियोसिस का, जो प्राइमरी oocyte के अरेस्टेड मियोसिस होने को खत्म करने के बाद। यस कमांडोज, एम आई राइट और नॉट? यस, तो इसलिए ये तो होगा ही नहीं। फिर आफ्टर माइटोसिस ऑफ जर्मिनल सेल, नो नो, माइटोसिस का तो प्रोडक्ट ही नहीं है, बात ही खत्म। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो हैप्लॉइड oocyte बनता है, एम आई राइट और नॉट? राइट, यस। तो फिर आंसर आएगा बिफोर। और क्यों ना हो, एक सिंपल सी बात याद रखिए कमांडोज, कि फीमेल गैमेट मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान रिस्पेक्टिव इमेच्योर ओवम बोलेंगे, रिलीज्ड एवरी मंथ, इमेच्योर ओवम, यानी ही वो सेकेंडरी oocyte रहता है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले रिलीज होता है, रिलीज्ड फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन। डेल्टा इज द आंसर। चलिए कमांडोज आगे बढ़ते हैं। अ मोरुला कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ब्लास्टुला। अब गौर करिए, एक लाइन पढ़ने पे तुरंत दिमाग में आता है, कमांडोज गौर करना, नाउ दीज आर ह्यूमन एरर्स जो हो सकता है किसी के साथ। मेरी बात यहां पर आपको ध्यान रखना है, अ मोरुला कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम, अ मोरुला कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम मतलब मोरुला में क्या है जिससे आप ब्लास्टुला को डिफर कर सको, दैट्स द क्वेश्चन। यानी मोरुला के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, मोरुला इज अ सॉलिड एम्ब्रियो, mulberry shaped, 8 to 16 stage, right? तो definitely the answer will be C, absence of cavity, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ कैविटी तो ब्लास्टुला, और ह्यूमन ब्लास्टुला को क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट, कि उसके अंदर की जो कैविटी है इतना फ्लूइड भर जाता है लाइक ए सिस्ट, इसलिए उसका नाम पड़ता है ब्लास्टोसिस्ट। ह्यूमन ब्लास्टुला इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टुला और मोरुला में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो मोरुला कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ब्लास्टुला, इसलिए आंसर है सी, कि मोरुला में क्या नहीं है? कैविटी नहीं है। क्लियर कमांडोस? चलिए आगे बढ़ते हैं। GnRH हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट ऑन। गौर करिएगा कमांडोस, क्वेश्चन को गौर करिएगा। GnRH अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट ऑन, मतलब एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो रिप्रोडक्शन में जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। एक्ट्स ऑन, किस पर वो काम करता है? यस कमांडोस, एंटीरियर पिट्यूटरी, बात सही है। स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ LH, यहां तक ठीक है, लेकिन ऑक्सीटोसिन नहीं, तो ये गलत हो गया। नो, एंटीरियर पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग में, जिससे कि स्टिमुलेट कर सके, उसे जो है उकसा सके, स्टिमुलेट कर सके सिक्रीशन ऑफ LH and FSH गोनाडोट्रोफिन। यस, सो बीटा इज द आंसर। ओके कमांडोज, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्लियर? सो बीटा इज द आंसर। बाकी अप्लाई ही नहीं होता, क्योंकि रिलैक्सिन, ये देखिए ना आप ऑप्शंस देखिए, पोस्टीरियर पे तो उसका कोई रोल ही नहीं है, बात ही खत्म हो जाती है। यस, आगे बढ़ते हैं। 100 eggs, 100 sperms can be produced from 100 eggs, ठीक है, and 100 sperms। वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ये एक प्राइम डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। एक उगोनिया से फंडामेंटली आगे चल के एक ही ओवम, इमेच्योर ओवम रिलीज होता है। तो 100 एग्स बनने के लिए, ठीक है, रिस्पेक्टिवली व्हाट शुड बी द फिगर? गौर से देखिए क्वेश्चन को। 100 एग्स एंड 100 स्पर्म्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम डैश एंड डैश मियोटिक डिविजन्स। क्लियर? तो मियोटिक डिवीजन तो जो भी अकाउंट, वेरी मतलब ऐसा लगे कि बहुत बार, नो, वेरी सिंपल, ध्यान देने वाली बात, आंसर विल बी बीटा। क्यों? क्योंकि एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म्स बनते हैं, तो 25 मियोटिक डिवीजन काफी है। 25 का 4 टाइम्स 100, तो 100 बनेगा। सो द आंसर इज 125। क्लियर कमांडोज? सो बीटा इज द आंसर।
क्लियर? ओके कमांडोज, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके कमांडोज, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या लिखा है। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर रेफर्ड टू एज। अब ये क्वेश्चन जो है इस बात को ध्यान में रखते हैं कि इंप्लांटेशन टॉपिक, पहले क्लियर हो कि एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चन क्यों आ सकता है, क्योंकि इंप्लांटेशन जो समझाया गया है उसमें ध्यान देने वाली बात है कि द पार्ट ऑफ द एंडोमेट्रियम, पूरा एंडोमेट्रियम, यूट्रस अवेलेबल है, उसका ऊपर का जो फंडस एरिया, बॉडी पूरा जो भी है, तो चारों तरफ एंडोमेट्रियम है। तो व्हाट इज द परफेक्ट प्लेस जहां इंप्लांट होता है? यूट्रस, ठीक है, जो कि फिर वोम्ब कहलाता है, कैरिंग द डेवलपिंग फीटस। क्लियर? एक वंस द एम्ब्रियो इज एस्टैब्लिश्ड, इंप्लांटेशन, प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो चुका है बाय द इंप्लांटेशन, नो मोर द यूट्रस रिमेन यूट्रस, इट एनलार्जेस, धीरे धीरे एनलार्ज होगा, वोम्ब कहलाता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, दैट्स द पॉइंट। लेकिन क्वेश्चन यही है कि अगर प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश यूट्रस के अलावा कहीं अगर हो, उसी को ही कहते हैं, मतलब यूट्रस में ना होकर जो है फैलोपियन ट्यूब के इस्थमस एरिया में, सर्विकल कैनाल के आखिरी हिस्से में, तो दैट इज नॉट द परफेक्ट प्लेस, दैट इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्लियर? तो इस गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 27 में जो है बी इज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर। बी, यस कमांडोज, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज की डेफिनेशन बेसिस ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कमांडोज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द डायग्राम हाइपोथैलेमस आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड। नाउ दिस इज अ टेबल बेस्ड क्वेश्चन कमांडोज। क्वेश्चंस का पैटर्न ध्यान से आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या लिखा है, किस तरह से पैटर्न लिखा हुआ है। ये एक फ्लोचार्ट पैटर्न क्वेश्चन है जिसमें रिस्पेक्टिव अल्फाबेटिक लेटर्स जो मेंशन्ड है, तो आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि यहां कौन कौन से हार्मोन्स इफेक्टिवली अपना एग्जिस्टेंस से क्या असर दिखाते हैं। सो व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस जो कि एक्स वाई जेड को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके कमांडोज, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सपोज हम सब जानते हैं कि एक्स एडिनो हाइपोफाइसिस पे कौन काम करता है? दैट इज GnRH, यस, है ना, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन काम करता है किस पर? एडिनो हाइपोफाइसिस, एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से आता है GnRH। तो डेफिनेटली X स्टैंड्स फॉर GnRH। तो फिलहाल ये दिख रहा है सिक्स्थ ऑप्शन, तो यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है। क्लियर कमांडोज, ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, राइट। तो सिक्स्थ जो है दैट इज दी GnRH-X। अब उसके असर से एडिनो हाइपोफाइसिस से लेडिक सेल्स पर कौन अपना इफेक्ट दिखाता है? तुरंत आपको याद आना चाहिए, LH। कौन सा हार्मोन? LH, यस कमांडोज, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और उस ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी मेल्स में कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो वाई स्टैंड्स फॉर, यस कमांडोज, LH, यानी 2, ये देखिए, ध्यान से देखिए, 2। क्लियर? तो डेफिनेटली Z will be FSH, फिफ्थ इन पोजीशन। ऑटोमेटिकली आंसर B है, बीटा इज द आंसर। क्लियर कमांडोस, ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेबियम मेजोरा ऑफ फीमेल मैमल इज होमोलैगस टू। मैंने आपके सामने ये बात पहले भी रखी है, होमोलॉगी एनालॉगी के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के होमोलोगस है। ये भी एक क्वेश्चन पैटर्न है जो आपको याद रखना है कमांडोस। फिलहाल उस पर एक क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है, दैट इज कि फीमेल्स के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में लेबियम मेजोरा जो है वो, ठीक है, इन फीमेल इट इज होमोलोगस टू। तो यहां पर जितने भी स्ट्रक्चर्स लिखे हैं आप देख सकते हैं सब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं। ध्यान देने वाली बात है। तो क्वेश्चंस तो बहुत तरह के बन सकते हैं कि एपिडिडाइमिस का क्या रोल है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, सेमिनल वेसिकल क्या करता है एज अ ग्लैंड, है ना, सबके अपने अपने रोल्स हैं। क्लियर? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन फिलहाल यहां क्वेश्चन का ये कंपैरिजन है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ अगर सिमिलैरिटी है, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है फंक्शनल डिफरेंस के साथ, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी फंक्शनल डिफरेंस के साथ, तो फिर वो क्या है? फिलहाल फीमेल्स एक्सटर्नल जेनिटेलिया में जो स्किनी फोल्ड मेजर होता है दैट इज लेबिया मेजोरा, इट इज होमोलोगस टू स्क्रॉटल सैक। ए इज द आंसर। ओके कमांडोस, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट कॉम्बिनेशन।
है ना, मैच द फॉलोइंग है। और इसमें अब आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर सामने है, ये एंजाइम का नाम लिखा है और इस एंजाइम का सीधा सीधा संबंध किस चीज से है, हेयरड्स का। यस, पहले तो ऐसे मैचिंग कर लीजिए, एक्रोसोमल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एक स्पर्मलाइसिन है। एक्रोसोमल रिएक्शन पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म इनटू द ओवम में मदद करता है। कोरोना सेल्स, जो कोरोना रेडियस सेल्स है, कोरोना रेडिएटर सेल्स है, उनको आपस में सीमेंटिंग मटेरियल की तरह कौन जोड़ के रखता है? hyaluronic acid। hyaluronic acid, उस hyaluronic acid को कौन ब्रेक डाउन करता है? आंसर है hyaluronidases। तो इसलिए ये सही मैचिंग है। फिर कॉर्पस लूशियम का संबंध, यस कमांडोस, किसके साथ है? प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि कॉर्पस लूशियम इज द सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। यस, लूशियल फेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, याद तुरंत ऐसे याद आना चाहिए। तो ये सही कॉम्बिनेशन है। तो अब आप गौर करिए, जिस तरह से मैं मैचिंग कर रहा हूं और कैसे मैच हो रहा है, बी ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है क्या? A1 B3, यस। और ये कॉम्बिनेशन और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। यस कमांडोस, गैस्ट्रुलेशन, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, यस। तो C2, यस। फिर डी के साथ कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन जो है डेफिनेटली, यस, कैपेसिटेशन का किससे संबंध है? स्पर्म एक्टिवेशन, यानी D5, यस कमांडोस, D5। और कोलोस्ट्रम मैमरी ग्लैंड। तो ऑटोमेटिकली बी इज द आंसर। ओके कमांडोस, जिस तरह से मैंने मैचिंग की है, तो ये सारी घटनाएं, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, कॉम्पैक्शन, कैपेसिटेशन, ये सब अपने आप में इंडिविजुअल क्वेश्चंस और सबको मिला के मैच द कॉलम, करेक्ट इनकरेक्ट, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कमांडोस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, trace a sperm cell journey from the structure where it is produced to fertilization of the egg। कहने का मतलब है कि आपको वो सही करेक्ट पाथवे, क्या लिखा है? एक शुक्राणु कोशिका बनने के बाद, है ना, अंड के निषेचन यात्रा मार्ग, पाथवे ऑफ जो उसका मूवमेंट है स्पर्म बनने के बाद, वो ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए क्या करेक्ट पाथवे पे जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए कमांडोस, मैच करके देखते हैं कहानी कहां से चालू होगी। कहानी चालू होगी नंबर 1 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, यस, यहां से चालू होगी। फिर 6th एपिडिडाइमिस, है ना, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से एपिडिडाइमिस, सही बात है, ठीक है। फिर वास डिफरेंस 162, है ना, 162, ये देखिए सही सीक्वेंस है। फिर 7 पे कौन है? यूरेथ्रा, क्योंकि वास डिफरेंस जाकर जो है किससे जुड़ता है? यूरेथ्रा से। लेकिन जुड़ने से पहले बीच में इजैकुलेटरी डक्ट भी होता है, और इजैकुलेटरी डक्ट, ये भी तो एक क्वेश्चन है कमांडोस। आप गौर करिए, पूरे चैप्टर में ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ते हुए आप पाएंगे कि कौन सा चीज किसके साथ मैच करके क्या बनाता है, ये भी तो एक क्वेश्चन है। व्हाट इज द करेक्ट मॉर्फोलॉजिकल जो है अटैचमेंट्स, ऐसे करके भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसे ही बना लो आप कि सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, बर्थ कैनाल, करेक्ट। डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड वास डिफरेंस, डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड वास डिफरेंस आपस में फ्यूज होकर क्या बनाते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट, ये भी सही है। सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म इज इक्वल टू सीमेन, ये भी सही है। तो आंसर अपने आप ऑल द अबव हो जाएगा। ऐसे सोचो ना कमांडोस। तो ये सब एनसीईआरटी में अलग अलग जगह मेंशन्ड, डिस्क्रीट, आपके दिमाग में एक साथ आपने उसको रिट्राइव किया, क्वेश्चन बनाया, सॉल्व किया। इस तरह से आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन वाकई में ही याद रहना चाहिए। क्लियर कमांडोस, जिससे कि आप तय कर सके करेक्ट इनकरेक्ट कैसे क्या है और सही है गलत है, मैच वॉट एवर द पैटर्न। क्योंकि थ्योरी जितना आपका एनरिच होगा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, उतना बेहतर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की आपकी टेंडेंसी और प्रैक्टिस बन जाएगा। और यही बायोमेंटर कमांडोस की पहचान है। क्लियर कमांडोस, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान दीजिए आप लोग। फिलहाल ये ऑप्शन मैच कर रहा है 7 तक जो है यूरेथ्रा, एंड फिर 5th कौन है? यस कमांडोस, 5th वेजाइना, करेक्ट। और फिर आता है वेजाइना से यूट्रस 3, एंड लास्ट में दिस इज द डेस्टिनी फैलोपियन ट्यूब। तो ये सही मैचिंग है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, स्क्रॉटल सैक, देखिए कमांडोस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्क्रॉटल सैक आउटसाइड द बॉडी कैविटी, लेकिन वो स्क्रॉटल सैक अंदर ही अंदर एब्डोमेन के साथ कैसे कंटिन्यूटी बनाता है, दैट्स द क्वेश्चन। तो बीच में कौन इन्वॉल्व होता है? दैट्स द क्वेश्चन, इनग्विनल कैनाल। यस कमांडोस, एब्डोमिनल कैविटी के साथ कनेक्ट होने के लिए स्क्रॉटल सैक कैसे व्हाट इज द चैनलाइजेशन? आंसर है इनग्विनल कैनाल। क्लियर? तो ऑप्शंस में अलग अलग तरह के कैनाल्स के नाम यहां पर लिखे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है इनग्विनल कैनाल। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 32, द सी इज द आंसर।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन इन प्री ओवुलेटरी फेज? यस, प्री ओवुलेटरी फेज मतलब ओवुलेशन से पहले, उसको हम क्या कह सकते हैं ओवरी के टर्म्स में? फॉलिकुलर फेज। यस, फॉलिकुलर फेज चल रहा है, एफएसएच और एलएच धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहा है, सब अच्छी बात है, लेकिन कमांडोज आपको वो क्या है एनसीईआरटी का पूरा जो है ग्राफ याद आना चाहिए कि मेंसेस इज मार्क्ड बाय, मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआती मेंसेस से होता है और फर्स्ट 3 to 5 डेज जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है लिक्विड फॉर्म में, जो ब्लीडिंग होती है, यस, व्हाट इज दैट? दैट इज द टोन आउट शेडेड। वो क्या होता है? टूट फूट का नतीजा किसका? एंडोमेट्रियम लेयर, जो प्रोजेस्टेरॉन के डाउन होने के वजह से हुआ था। तो जो एंडोमेट्रियम, थिकन्ड एंडोमेट्रियम था, वो टूट चुका है और मेंसेस में वो बह चुका है along with the blood vessels bleeding in liquid form called menses। अब फिर से एक नया मेंस्ट्रुअल इवेंट चालू हुआ है, दोबारा एंडोमेट्रियम लेयर को, ठीक है, क्या करना है? रेप्लेनिश करना है, दोबारा उसको बनाने की शुरुआत कौन करता है? दैट्स द रोल ऑफ ईस्ट्रोजन। प्लोरिफरेटिव फेज कहते हैं उसको। यस कमांडोज, गौर करिएगा, यहां पर लिखा है प्री ओवुलेटरी फेज इन टर्म्स ऑफ यूट्रस। इन टर्म्स ऑफ यूट्रस, यूट्रस का एंडोमेट्रियम लेयर फिर से रीएपिथलाइजेशन ऑफ यूट्रिन, फिर से पुनः दोबारा रीजेनरेट होता है, प्लोरिफरेट करता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन। ये ईस्ट्रोजन का रेगुलर हार्मोनल इफेक्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। किस दौरान? प्री ओवुलेटरी फेज, जिसे हम यूट्रस के टर्म्स में प्लोरिफरेटिव फेज भी कह सकते हैं। प्लोरिफरेटिव फेज का नाम प्लोरिफरेटिव फेज इसलिए है कि रप्चर्ड, टूट फूट हुए शेडेड एंडोमेट्रियम को दोबारा डेवलप करना। ओके कमांडोज, तो दैट्स C is the answer. That is the function of estrogen during the pre-ovulatory effect. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Where do sperm cells attain fertilization, competence, motility? बहुत गौर करने वाली बात है। आपने एनसीईआरटी पढ़ा है, आपने समझ रखा है चीजों को, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। एक्सेसरी डक्ट अलग अलग तरह के, 8 तरह के डक्ट, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से लेकर यूरेथ्रा तक 8 डक्ट होते हैं। उनमें से 4 टेस्टिस के अंदर, 4 टेस्टिस के बाहर। इंट्राटेस्टिकुलर, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर ऐसा हम कहते हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुला इरेक्टा, रेटी टेस्टिस, वास एफरंस, ये सब किसके अंदर है कमांडोस? किसके अंदर है? टेस्टिस के अंदर। अब आपको याद आता होगा कि स्पर्मेशन का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। स्पर्मेशन मतलब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बनने के बाद वो एपिडिडाइमिस तक रिलीज होकर आते हैं, क्योंकि एपिडिडाइमिस वो एरिया है जहां बीच सफर के दौरान स्पर्म अपने ट्रेवल के दौरान बीच में टेम्पररी रुकता है, कुछ समय तक स्टोर रहते हैं एपिडिडाइमिस में। क्लियर? जहां वो एक मैच्योरेशन गेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोटिलिटी, इन टर्म्स ऑफ मोटिलिटी। यस, तो फिर इस दिए हुए क्वेश्चन, वेयर डू द स्पर्म सेल्स अटेन फर्टिलाइजेशन, कॉम्पिटेंस एंड मोटिलिटी? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए लायक, कॉम्पिटेंस मतलब लायक बनना, पूरी तरह से अपने शेप एंड साइज और अपने स्विमिंग एबिलिटीज को पूरी तरह अंजाम देने के लिए, अपने शेप एंड साइज को कायम रखने की जो पूरी मैच्योरेशन है, यस कमांडोज, वो एक रुक कर कहां? एपिडिडाइमिस में। कहां पर? एपिडिडाइमिस में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, रेटी टेस्टिस, ये सारे डक्ट्स के नाम लिखे हैं, आंसर है बीटा, दैट इज एपिडिडाइमिस। ब्लड फ्लोइंग थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो। मैमेलियन एम्ब्रियो में, यस कमांडोज, ब्लड फ्लोइंग थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड में रिस्पेक्टिव जो क्या बोलते हैं ब्लड वेसल्स हैं, उसके अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो कैसा होता है? व्हाट इज द कंडीशन? 100% फीटल, 100% मैटरनल, 50-50 या फिर 75, मतलब एक रेशियो दिया है। यस, इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और उसमें डेफिनेटली जो है फीटल ब्लड होगा। ए इज द आंसर। ओके कमांडोज, भले ही प्लेसेंटा एक कॉन्जॉइंट हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर, कॉन्जॉइंट मतलब दो तरफा, मदर और फीटस के वो टिश्यू आपस में बिल्कुल एक दूसरे के कनेक्शन में आते हैं इंटरडिजिटेशन के थ्रू, यस एनसीईआरटी में से लिखा है, लेकिन फीटस और मदर का ब्लड कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाते, क्योंकि उनके बीच एक खास हिस्टोलॉजिकल अरेंजमेंट होता है और उसको कहते हैं
प्लेसेंटल ब्लड बैरियर, ठीक है। तो फिर जिससे कि डेफिनेटली वो जो पूरा कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड, उसमें जो रिस्पेक्टिव ब्लड वेजल्स होंगे, उसका ब्लड 100% फीटल होगा, है ना, और मदर के ब्लड से सिर्फ एक्सचेंज करता है लेकिन संपर्क में नहीं आता, इसलिए उसके अंदर मदर के ब्लड का मिक्सअप होना हो ही नहीं सकता। तो फिर आंसर क्या निकला कमांडोज? 100% फीटल। ए इज द आंसर। ओके कमांडोज, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द इंट्राटेस्टिकुलर, देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा था, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, रेटिटेस्टिस, है ना, ट्यूबुलर, एक सीक्वेंस बता रहा हूं, ऐसे 4 डक्ट्स होते हैं किसके अंदर? टेस्टिस के अंदर। लेकिन उसमें फिर कौन नहीं होता? पहले तो पता होना चाहिए कि कौन होता है। इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, टेस्टिस के अंदर 4 डक्ट, सेमिनिफरस से चालू करते हैं, सेमिनिफरस, ट्यूबुलर रेक्टा, रेटिटेस्टिस, वास इफरेंस, इफरेंशिया, ये 4 होते हैं। तो फिलहाल अब आप बताइए, ऑप्शंस देख के आप खुद ही बताइए। यस कमांडो, सबकी नजर स्क्रीन पे होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा। यस, आंसर इज डक्टस डिफरेंस, क्योंकि ये तो टेस्टिस से बाहर है, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर है, इसलिए डी इज द आंसर। ओके कमांडोज, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, यस, एक खास सेलुलर मूवमेंट होता है जिससे जो है गैस्ट्रुला एग्जिस्टेंस में आता है। दैट्स द क्वेश्चन की स्पेरिकल ब्लास्टुला। आप 3 स्टेजेस याद रखिए कमांडोज में, हमेशा कहता हूं कंपैरेटिव क्वेश्चन, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तीनों के तीनों जो है पूरे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का हिस्सा है, अलग अलग स्टेजेस हैं, लेकिन कुछ तो समय के साथ जैसे जैसे दिन बीतता रहता है उनमें चेंजेस तो आना जरूरी है। इस कमांडोज, इट्स कंप्लीट डेवलपमेंट, एंड डेवलपमेंट इज ऑलवेज, किसी भी तरह का विकास हमेशा किसी ना किसी परिवर्तन का मोहताज होता है। तो ध्यान दीजिएगा कमांडोज, मैंने जो अभी बात कही है कि मोरुला, है ना, जाइगोट से मोरुला, मोरुला से ब्लास्टुला, ह्यूमन ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और जैसी वो इम्प्लांट हो चुका होता है फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, वो आप सब जानते हैं अच्छे से। लेकिन क्वेश्चन यही तो है कि क्या वो चेंजेस है, उसको लाने का कुछ तो तरीका होगा। यस कमांडोज, तो फिर जो स्पेरिकल ब्लास्टुला, ह्यूमन ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट है, वो गैस्ट्रुला कैसे बनता है? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट से। तो फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डेफिनेटली द आंसर विल बी बीटा। यस कमांडोज, दैट इज बी ऑप्शन इज द आंसर। हाउ मेनी सेंट्रियोल्स आर नॉर्मली प्रेजेंट इन अ स्पर्म? ठीक है, डेफिनेटली आपको पता है कमांडोज, स्पर्म का स्ट्रक्चर एरिया वाइज मैंने कहा है, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल, हर एरिया की खासियत है। नेक रीजन में क्या होता है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल कितने होते हैं? 2 होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। तो आंसर क्या होगा? हाउ मेनी? दैट इज 2। बीटा इज द आंसर। स्पर्म के अंदर सेंट्रियोल होते हैं और 2 होते हैं, 2 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेयर्स? मेमेलियन एग है कमांडोज, गौर करिएगा, ठीक है, राइट, दिस इज मेमेलियन, एक तरफ उसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ठीक है कमांडोज। तो व्हाट इज द सीक्वेंस? और ये रहा ऊलिमा, ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऊलिमा, क्लियर, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सब कुछ होता है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं इसके नीचे। अब सब लोग गौर करिएगा कि एक स्ट्रक्चर होगा, दैट इज जोना पैलुसिडा, जोना पैलुसिडा। ओके कमांडोज, जोना पैलुसिडा, क्लियर। और अब आप सब लोग देखिए, यस कमांडोज, नाउ दीज आर द सेलुलर स्ट्रक्चर्स, ध्यान से देखिएगा। यस डेफिनेटली दे आर दी सेलुलर स्ट्रक्चर्स। ये रहा कोरोना रेडिएटा, कोरोना। नाउ दिस इज दिस, दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, राइट, दिस इज दी, है ना। व्हाट इज एग? एग इज व्हाट इज एग? एग प्लस व्हाट इज एग? एग इज इक्वल टू ओवम प्लस एग मेम्ब्रेन। तो ये रहा अंदर ओवम, ओके कमांडोज, ये रहा ओवम, क्लियर। और ये रहा पेरीविटलाइन स्पेस, दिस स्पेस इज कॉल्ड पेरीविटलाइन स्पेस, पेरीविटलाइन स्पेस between the plasma membrane and the zona pellucida, ठीक है। जोना पेलुसिडा के बीच पेरीविटलाइन स्पेस है जहां रिस्पेक्टिव पोलर बॉडीज भी मौजूद है, क्लियर। तो ये था स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन यही पूछा गया, आप डायग्राम से बस रिकॉल करा रहा हूं आपको, एनसीईआरटी में डेफिनेटली कमांडोज आप सब ने जो है पढ़ रखा है, समझ रखा है, आप सब जानते हैं कि अटैक, स्पर्म्स अटैक करेंगे अलग अलग डायरेक्शन से। यस कमांडोज, स्पर्म्स आर गोइंग टू अटैक फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन।
बट एक ही स्पर्म एंटर कर पाएगा, नॉट ऑल. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. पॉलीस्पर्मी, व्हाट प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी? कौन सा लेयर है? क्वेश्चन ही क्वेश्चन, डायग्राम से ही क्वेश्चन बनाइए. यस और नो? कौन सा लेयर है जो कि पॉलीस्पर्मी को रोकता है? कैसे रोकता है? बाय कॉर्टिकल रिएक्शन, जोना रिएक्शन कहते हैं, जोना पेलुसिडा, ब्लू कलर की जो लाइनिंग है. क्लियर? अब क्वेश्चन पे आइए कि मेमेलियन एग, व्हाट इज एग? एग इज इक्वल टू ओवम प्लस एग मेम्ब्रेन. और एग मेम्ब्रेन कितने? 2. एक सेलुलर है, एक नॉन सेलुलर है. ओके कमांडोज, गौर करिएगा. यस, सेलुलर कौन है? कोरोना रेडिएटा. नॉन सेलुलर कौन है? ग्लाइकोप्रोटीनस लेयर, जोना पेलुसिडा. यस, तो मैं कहना यह चाह रहा हूं, दैट इज व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. सबसे बाहर कौन है? कोरोना रेडिएटा, फिर जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ना केवल ये क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने, दैट इज बीटा इज द आंसर. यस कमांडोज, ध्यान दीजिएगा, बीटा इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 39. लेकिन साथ ही साथ आप इस डायग्राम के थ्रू स्पर्म कैसे आते हैं, अप्रोच करते हैं, और ओवम का स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी आपने सीखा समझा, आप देखेंगे. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन? वेरी सिंपल क्वेश्चन लगता है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन गौर करने वाली बात है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होना अलग बात है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होना अलग बात है. क्लियर? क्लियर. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शरीर में एक उम्र के बाद डिफरेंशिएशन, जिसको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जो मेल और फीमेल को आंखों देखा फिजिकली, मेंटली, बिहेवियरली डिफरेंशिएट करने में मदद करता है. ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं. ध्यान रखिएगा कमांडोज. यस, तो क्वेश्चन है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में. अब यहां पर आप देखिएगा, बियर्ड और जो ब्रॉड हिप्स है, ये प्यूबर्टल फीमेल एंड मेल सेकेंडरी सेक्सुअल है ना. ब्रॉड हिप्स, पेल्विक गर्डल होना फेमिनिन है ना, फेमाइन कहते हैं ना हम, जिसको कहते हैं क्या, कौन से फीचर्स है, स्त्रीत्व के गुण है, फीमेल प्यूबर्टल कैरेक्टर है. और बियर्ड मुस्टैच होना, बियर्ड होना, ये मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है बॉडी के, राइट, मेल मस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो डेफिनेटली ये दोनों आंसर नहीं होगा. अब आता है ओवरी और यूट्रस रह जाता है. ओवरी, ये तो बोलने की बात नहीं, इट्स अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जहां पर रिस्पेक्टिव गैमेट्स और रिलेटेड सेक्स हार्मोन्स बनते हैं. इन दोनों के वो सोर्सेज होते हैं. बात ही खत्म हो गई, बचा कौन? यूट्रस. बीटा इज द आंसर. ओके कमांडोज, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ. फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इज एसोसिएटेड विथ. फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आप सभी जानते हैं, लेकिन इस एसोसिएटेड विद कहने का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन, किसके और किसके बीच का ये एक साझेदारी है, कोऑर्डिनेशन है, जिससे कि एक न्यूरो हार्मोनल मैकेनिज्म की तरह ये एग्जीक्यूट हो सके. दैट्स द पॉइंट. तो सारे ऑप्शंस आप पढ़ के देखिए. वेजाइना सर्विक्स, सवाल ही नहीं उठता. कोऑर्डिनेशन यूट्रस बर्थ कैनाल, नो, ऐसा भी नहीं है. ठीक है. और कोऑर्डिनेशन बिटवीन मेमोरी ग्लैंड एंड चाइल्ड केयर, नो. बच्चे का बर्थ होकर फिर चाइल्ड केयर में लैक्टेशन वो एक अलग बात है. अब आप फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं, कोऑर्डिनेशन बिटवीन यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन. हाँ, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, सही बात है. और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, क्योंकि वहीं से तो सोर्स है, व्हाट? ऑक्सीटोसिन. यस कमांडोज. सो देयरफॉर डेल्टा इज द आंसर अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन. Presence of which of the following hormone is the urine confirms pregnancy? Very interesting question commandos. Gravy index test कहते हैं उसको. Yes commandos, ध्यान रखिएगा. द टेस्ट का नाम जो है, प्रेगनेंसी किट्स जो होते हैं उस टेस्ट का नाम है ग्रेवी इंडेक्स टेस्ट, और दैट इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ एलाइसा. ये भी बता दूं कमांडोज, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक का ये क्वेश्चन है, और एलाइसा के प्रिंसिपल पर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे पर बेस्ड ये किट तैयार किया जाता है. और द सैंपल यूरिन में मौजूद ऐसा क्या है जो इस बात का सबूत है कि डेफिनेटली जो रिस्पेक्टिव मेंस्ट्रुएशन रुका है, स्टॉप हुआ है, सीज हुआ है, वो एक फर्टाइल पीरियड में प्रेगनेंसी के कारण हुआ है कि नहीं. क्योंकि लैक ऑफ मेंसेस कमांडोज, मैं एनसीईआरटी की एक लाइन आपके सामने यहां रेसिप्रोकेट करना चाहूंगा, आपके सामने रखना चाहूंगा कि लैक ऑफ menstruation may be sign of pregnancy or may not. क्योंकि कभी कभी बिना प्रेगनेंसी के भी मेंसेस होल्ड हो जाते हैं, सीज होते हैं ड्यू टू अदर बॉडीली इश्यूज, दूसरी शारीरिक तकलीफों के कारण, जिसमें बीमारी से लेकर पुअर हेल्थ, मेल न्यूट्रिशन, स्ट्रेस और भी ऐसी बहुत कुछ है फैक्टर्स जो कि कहीं ना कहीं मेंसेस को एक्टिव रिप्रोडक्टिव पीरियड के दौरान
होल्ड कर सकता है, सीज कर सकता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, या फिर यहां पर जिस तरह से डिस्कशन रखा है, हाउ टू जज कि रिस्पेक्टिव मेंसेस प्रेगनेंसी के कारण रुका है कि विदाउट प्रेगनेंसी। अंडरस्टूड कमांडोज? क्लियर? तो दैट्स अ क्वेश्चन टू जज how to determine and the pregnancy, urine confirms pregnancy. Definitely the answer is human chorionic gonadotrophin, HCG. HCG. Clear commandos? Yes. तो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। इसकी मौजूदगी यूरिन में इतना ब्लड में हाई होता है वो फर्स्ट 3 मंथ्स कि अगर मेंसेस रुका है और प्रेगनेंसी के कारण रुका है, डेफिनेटली राइट, तो फिर यूरिन में HCG तो होगा। क्यों? क्योंकि ये HCG जिम्मेदार है किसके लिए? मेंसेस को रोकने के लिए। कैसे? दैट इज इट सब्स्टिट्यूट द फंक्शन ऑफ LH जिसका काम है कॉर्पस ल्यूशियम को मेंटेन करना, वही काम अब HCG करता है। और कॉर्पस ल्यूशियम मेंटेन रहना मतलब प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन रहना, एंडोमेट्रियम विल बी मेंटेन्ड, थिकन्ड एंड क्या करेगा वो? रिस्पेक्टिव आगे की सारी प्रोसेस को, प्रेगनेंसी को कैरी करने के लिए अपना काम करता रहेगा, जिसमें मेंसेस या मेंस्ट्रुअल फ्लो अलाउ नहीं है। क्लियर कमांडोज? इसलिए इसका आंसर क्या है? दैट इज सी, HCG। क्लियर? अगला क्वेश्चन, प्रोजेस्टेरॉन अटेन्स पीक लेवल। प्रोजेस्टेरॉन अटेन्स पीक लेवल इन विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? सही बात है। अब ये भी अगेन बेहतरीन क्वेश्चन है और इसका आंसर होना चाहिए लूशियल फेस, क्योंकि फॉलिकुलर फेस में यस कमांडोज FSH का दबदबा रहता है फॉलोड बाय LH, और लूशियल फेस में किस हार्मोन का ज्यादा दबदबा रहना चाहिए? क्योंकि एंडोमेट्रियम शुड बी वेल मेंटेन्ड टू वेलकम द इनकमिंग एम्ब्रियो। अगर वो बना है तो, अगर एम्ब्रियो बना है तो, फर्टिलाइजेशन हुआ है तो तैयारी तो पूरी रहनी चाहिए। तो डेफिनेटली क्वेश्चन में यह है कि प्रोजेस्टेरॉन का पीक पे अटेन लेवल करना कब जरूरी है, किस मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस फेस में? आफ्टर ओवुलेशन, लूशियल फेस। आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेटरी फेस के बाद लूशियल फेस में। ओके कमांडोज? तो इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज सी, लूशियल फेस। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विथ ओवुलेशन इन ह्यूमन? ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए, समझिएगा कि दिए गए सारी घटनाओं में से किसका संबंध ओवुलेशन से नहीं है? नॉट, ध्यान दीजिएगा, नॉट एसोसिएटेड बोला है। तो सबसे पहला पॉइंट, डिक्रीज इन एस्ट्राडायोल, यही तो गलत है ना? एस्ट्राडायोल कम होना, एस्ट्राडायोल कम होना नहीं, नो। एस्ट्राडायोल यानी एस्ट्रोजन हाई रहना चाहिए, क्योंकि हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ही LH सर्ज लाने के लिए जिम्मेदार होता है, तभी तो ओवुलेशन होगा। और यहां लिखा है नॉट एसोसिएटेड, तो ये एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ओवुलेशन नहीं होगा। सिंपल। आ गई मेरी बात समझ में? तो सबसे पहला ही ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके कमांडोज, ए इज द आंसर। बाकी फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन वो तो है ही। अब आप बाकी क्रॉस चेक करो, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, डेफिनेटली ओवुलेशन में जो है इमेच्योर ओवम रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte में। तो कमांडोज आप खुद रिकॉल करो कि कैसे थ्योरी आपने जो है पूरा साल भर पढ़ा, मेहनत किया, अब वो रिवाइज हो रहा है कि नहीं, आप उसे अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं? यस। एंड फाइनली रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, LH सर्ज, ऑल दीज आर एसोसिएटेड। क्वेश्चन तो ऑल द अबव करके भी बन सकता था, मान के चलिए ये हटा दे और ये 3 लिखा रहे ऑल द अबव, क्योंकि सबका तब नॉट की जगह एसोसिएटेड हो जाएगा। क्वेश्चन चेंज, आंसर चेंज। आ गई मेरी बात समझ में? क्योंकि इन तीनों का संबंध है किससे? यस कमांडोज, किससे है इसका ऑप्शन? दीज आर ऑल एसोसिएटेड विथ ओवुलेशन। Yes, commandos. Next question. Following layer in an antral follicle is acellular. सबसे पहले गौर करिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। एंट्रल फॉलिकल कौन जाना जाता है? टर्शरी फॉलिकल। और टर्शरी फॉलिकल वो होता है जिसमें जो डेवलपिंग ओवम जो है
ठीक है, टर्शरी फॉलिकुलर डेवलपिंग ओलिकुलर है तब तक वो एनसीईआरटी में लिखा है जोना पेलुसिडा बन चुका होता है। और जोना पेलुसिडा कैसा होता है? ए सेलुलर, यस, ग्लाइकोप्रोटीनस। तो फिलहाल गिवन ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर, लेयर्स तो ये सब होते, ग्रैनुलोसा लेयर होता है, थीका इंटरना एक्सटर्ना, फॉलिकल्स के चारों ओर ये होता है। अ फॉलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल दीज लेयर्स, यस। लेकिन एंट्रल फॉलिकल, क्योंकि ग्रैनुलोसा की बात करो तो प्राइमरी फॉलिकल में होता है, जब जब इन थीका लेयर्स बन जाते हैं तब वो सेकेंडरी फॉलिकल या टर्शरी फॉलिकल कहलाएगा। और स्ट्रोमा तो एक अलग ही टिश्यू है, किसका? कॉर्टेक्स स्ट्रोमल एरिया पूरा ओवरी के अंदर। तो ये तीनों आंसर नहीं है, आंसर क्या होगा? डी, आंसर इज डी। ओके कमांडोस, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेवरल हॉर्मोन्स लाइक HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस्ड बाय, इस कॉम्बिनेशन से, अब आप इस क्वेश्चन को गौर से समझे, इसको मैं बाइफरकेट करके दो क्वेश्चन बना दूंगा। ध्यान दीजिए अभी इस क्वेश्चन पे कमांडोज कि सेवरल हॉर्मोन्स एट अ स्ट्रेच, एक समूह में बारी बारी से ड्यूरिंग द कंप्लीट प्रेगनेंसी, ये हॉर्मोन्स ऐसे सेट में जो बनते हैं बारी बारी से, और पूरे प्रेगनेंसी में अलग अलग समय पे अपना डोमिनेंस, अपना असर दिखाने के लिए प्रभावी रूप से, यस कमांडोज। तो कहने का मतलब है, और जैसे ही मैं कहता हूं प्रेगनेंसी, तो डेफिनेटली ये स्ट्रक्चर वो है जो कि, यस कमांडोज, बीटा इज द आंसर, क्योंकि यही वो स्ट्रक्चर है जो प्रेगनेंसी से एसोसिएटेड है, टेम्पररी स्ट्रक्चर है, जो प्रेगनेंसी की फिजियोलॉजी से जुड़ी हुई शरीर को, फीटस और मदर दोनों को दोनों तरफा से कॉन्जॉइंट तरीके से हिस्टोलॉजिकली तैयार करता है, जिससे कि वो एक नींव, फाउंडेशन डल सके पूरे प्रेगनेंसी का और फीटल डेवलपमेंट का। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कमांडोज कि बाकी सारे स्ट्रक्चर्स तो परमानेंट है। क्या ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ओवरी से नहीं बनता है? बनता है, लेकिन ये दोनों तो नहीं बनते हैं, ठीक है। वैसे ही फेलोपियन ट्यूब का तो कोई रोल ही नहीं है, एंडोक्रिनल रोल। पिट्यूटरी से बनता है, लेकिन इनमें से तो कोई ऐसा नहीं है जो पिट्यूटरी बनाता है। तो ये चारों के चारों ऐसे जो है प्रेगनेंसी के दौरान वन बाय वन सेट ऑफ हार्मोन्स, और मैं आपको आगे बता दूं, मैंने अभी कहा ना एक क्वेश्चन और बाइफरकेट करके बनाएंगे, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। पूरी प्रेगनेंसी में बाकी जो है कॉर्टिसोल भी बनता है प्लेसेंटा से, थायरोट्रोफिन, वो सब बनता है, यस कमांडोस। लेकिन तीन ऐसे हॉर्मोन्स एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, कौन? HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। ये तीनों प्लेसेंटल हॉर्मोन्स ही हैं और जो प्रेगनेंसी के दौरान ही बनता है। सो दैट्स आल्सो अ क्वेश्चन। जब ऐसे करके पूछेंगे तो आंसर कुछ अलग हो जाएगा। फिलहाल साथ में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये भी डोमिनेंटली अलग अलग समय पे थ्रू आउट बनता है। प्रोजेस्टेरॉन तो प्रेगनेंसी हार्मोन ही है ना, यस कमांडोज। तो फिलहाल वी हैव आवर आंसर, हमने हमारा आंसर दिया, बीटा इज द आंसर, प्लेसेंटा इज द स्ट्रक्चर। चलिए कमांडोज अगले क्वेश्चन, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी बनता है फिर डिसअपियर होता है फिर आता है, दैट्स द टेम्पररी नेचर। तो यस, अब आप देखिए कौन है ह्यूमन बॉडी में? पीनियल ग्लैंड तो डिजेनरेटेड ग्लैंड है 8 साल की उम्र के बाद, ठीक है। कॉर्पस, कार्डियम और एलेटम ये तो इंसेक्टा में पाए जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। ये तो ह्यूमन बॉडी में है ही नहीं। ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं कमांडोस, क्वेश्चन में देखना ह्यूमन बॉडी, तो बचा कौन? कॉर्पस लूशिया, द येलो बॉडी कॉर्पस लूशिया। यस, हर महीने एक रेगुलरली साइक्लिक मेंस्ट्रुअल साइकिल एग्जिबिट करते फीमेल में लूशियल फेस, ओवुलेशन के बाद 12 से 14 दिन ये स्ट्रक्चर डोमिनेंट रहता है और अपना रिस्पेक्टिव काम करता है, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विद लिटिल बिट एस्ट्रोजन बनाता है, ठीक है कमांडोस। टेम्पररी ग्लैंड, फाइन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज GnRH, एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, नीडेड इन रिप्रोडक्शन, सही बात है। और वो किस पर अपना असर दिखाता है, किस पे अपना काम करता है? आंसर है बीटा। ध्यान से देखिए, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ LH, FSH। यस कमांडोस, बिल्कुल सही बात है। धीरे धीरे अपने असर से उनका जो है ग्रेजुअल इंक्रीज कराता है, और रिप्रोडक्शन से बिल्कुल जरूरी है क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ साइन ऑफ फर्टिलिटी इन अ फीमेल, characterized by release of one immature ovum every month. यस, ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है जो हम रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है ये, इसलिए इसका आंसर है बीटा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कमांडोस, कैपेसिटेशन। डेफिनेटली कैपेसिटेशन है ना, एक्टिवेटिंग द स्पर्म फाइनल एक्टिवेशन, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही होता है। यस, दैट इज कैपेसिटेशन, इसलिए डेल्टा इज द आंसर, डेल्टा इज द आंसर।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ध्यान दीजिए कमांडोज, क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? प्लेसेंटा हैज वेरियस रोल। प्लेसेंटा एक नरिशिंग स्ट्रक्चर है, मेटाबोलाइजिंग स्ट्रक्चर है, वो एक कॉन्जॉइंट हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है डेवलपिंग फीटस और मदर के टिश्यू के बीच, एवरीथिंग ओके फाइन, बहुत सारे वो काम करता है, ये वो बहुत सारे उसके फंक्शंस है, लेकिन यहां पूछा नॉट। हार्मोन्स भी बनाता है, एंडोक्राइन, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है पूरे प्रेगनेंसी के दौरान, रिस्पेक्टिवली प्रेगनेंसी फिजियोलॉजी जो फीमेल बॉडी को सपोर्ट करे टू फैसिलिटेट द डेवलपिंग फीटस। यस यस, दैट्स द पॉइंट। उस दौरान जो रिस्पेक्टिव कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और होम्योस्टेसिस चाहिए, क्या बोलते हैं, डेवलप होते हुए बच्चे और मदर के बॉडी के बीच। यस कमांडोज, तो इतने सारे फंक्शंस है, लेकिन यहां पूछा नॉट। अब हार्मोन के नाम पे ध्यान रखिए कमांडोज, फैसिलिटेट रिमूवल कार्बन डाइऑक्साइड, सही बात है, एक्सचेंज बिल्कुल करता है। सीक्रेट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग, नो कमांडोज, नाउ दिस इज द चैलेंजिंग पॉइंट। ऑक्सीटोसिन, प्लेसेंटा इज नेवर द सोर्स ऑफ ऑक्सीटोसिन, नो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ओके कमांडोज, इसलिए बीटा इज द आंसर। तो ये था आंसर, बाकी तो सारे फंक्शंस। यस, वो ईस्ट्रोजन बिल्कुल बनाता है, बिल्कुल बनाता है, फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज सब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन सब में मदद करता है, और ईस्ट्रोजन भी अवेलेबल करा देता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का तो सोर्स आप सभी जानते हैं, इट इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इस कमांडोस, क्योंकि वहां से वो रिलीज होता है, क्लियर, रिलीज होता है अंडर द लेट प्रेगनेंसी। कौन? ऑक्सीटोसिन। तो इसलिए बीटा इज द आंसर गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो दिस इज हाउ। ओके कमांडोज, मैं उम्मीद करता हूं इस पूरे क्वेश्चन सीरीज में आपने चैप्टर के अलग अलग पहलुओं को एक्सपीरियंस किया और देखा कि कैसे एनसीईआरटी से पिकअप कर करके क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस तरह से आप आएंगे। मैंने कोशिश पूरी की थी कि कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस और चीजों को हाईलाइट कर सकूं, और मैंने बाइफरकेट भी किया, सारे ऑप्शन से आपके सामने कुछ क्वेश्चंस भी बनाए। इस बात का ध्यान रखिए, अब आप इसी तरह का अप्रोच एग्जाम हॉल तक बनाए रखें। Okay, commandos. So thank you very much. Best of luck.